लेकिन हमारे साथ अब दूसरे खास मेहमान ही मौजूद हैं जहां पे सरकार ने नेचुरल गैस के भाव पर कैप लगा दिया है और साथ ही साथ जो आईएमडी भी इस साल सामान्य मानसून का अनुमान जता रहा है। इन दोनों इश्यूज़ पर बातचीत करते हैं और आगे कितना इम्पैक्ट होगा स्पेशली फर्टिलाइज़र स्पेस को लेकर। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रेवनकोर लिमिटेड के सीएमडी किशोर रुंगटा सर मौजूद हैं। किशोर सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत हॉट एंड हैपनिंग सेगमेंट या सेक्टर आपका बन रहा है धीरे धीरे, जिस तरह की सिचुएशन सिनेरियो रही है। तो पहले तो गैस प्राइसेस को लेकर कैप लगा दिया गया है, किस तरह का इम्प्लीकेशन फर्टिलाइजर सेक्टर पे इसका रहेगा, आप पर क्या इम्पैक्ट है, कैसे आप देख रहे हो इस पूरे स्टेप को? सर ऐसा है कि गैस प्राइस का जो कैप आप बोल रहे हैं, जो यूरिया का जो गैस परचेज होता है वो होता है पूल गैस के थ्रू परचेज होता है। तो जब पूल गैस के थ्रू परचेज होता है तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो बेसिकली गवर्नमेंट उसको एब्सॉर्ब करती है। तो जहां तक फर्टिलाइजर कंपनियों का सवाल है, जो लोग भी यूरिया बनाते हैं उनके लिए ज्यादा इसमें कोई ऊंचा नीचा होने का कोई बात नहीं होता है, क्योंकि ये तो पूल गैस के में कंट्रोल हो जाता है और गवर्नमेंट उसको सब्सिडी में एडजस्ट कर देती है। और जहां तक एफएससीटी का सवाल है तो हमारे को पूल गैस नहीं मिलता है, क्योंकि हम यूरिया नहीं बनाते। तो हमको तो ओपन मार्केट से लेना है, हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है आईओसीएल के साथ में, और वही प्राइस हमको मिल रहा है जो गवर्नमेंट गैस का है। ओके, तो किशोर सर मतलब सेक्टर में आपके लिए नहीं इंडिविजुअली, क्या सेक्टर में प्राइसेस के अंदर फर्टिलाइजर के कोई इम्प्लीकेशन या कोई इम्पैक्ट इसका मान सकते हैं आने वाले समय में? इसका जो इम्पैक्ट जो है वो गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में इसका इम्पैक्ट आ सकता है, कम बेसी हो सकता है। लेकिन जहां तक फर्टिलाइजर कंपनी का सवाल है, इसके ऊपर में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। ओके, अब आती है सर दूसरी इंपॉर्टेंट इवेंट की बात, वो है आईएमडी की तरफ से एक सामान्य मॉनसून की बातचीत और जो प्राइवेट मॉनसून जिनमें प्रिडिक्ट किया है उनका मानना है कि शायद बिलो मॉनसून रहे, बिलो एस्टिमेट से मॉनसून आए, स्काईमेट की तरफ से अनुमान है। तो इन दोनों को आधार मानते हुए अगर मॉनसून सामान्य भी रहता है या फिर अनुमान से कम रहता है, कैसी डिमांड एक्सपेक्ट आप कर रहे हो फर्टिलाइजर स्पेस के लिए? कैसा पिकअप रहेगा? क्या अभी का सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? सर ऐसा है कि मानसून का जो आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है वो आप देखेंगे तो 96% रेनफॉल बता रहा है। हाँ। और नॉर्थ वेस्ट जो मानसून है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है। तो हम लोग को ऐसा लग नहीं रहा है कि डिमांड में कोई फर्क आने वाला है। जो डिमांड आप देखेंगे पिछले 2 साल से 600 लाख मेट्रिक टन का कंजम्पशन होता है, और वही कंजम्पशन इस साल भी होने वाला है। तो अभी जो खरीफ सीजन चल रहा है इसमें 305 लाख मेट्रिक टन का रिक्वायरमेंट है, और वो सब कंपनियां मिलकर तैयार हैं इसका सप्लाई पूरा करने के लिए। तो डिमांड एज इट इज रहने वाला है, डिमांड में कोई कमी नहीं आएगी। ओके, किशोर सर, क्योंकि पिछले साल इस सीजन में यानी Q4 लास्ट ईयर में या Q1 Q2 में प्राइसेस थोड़े हायर साइड पे थे इनपुट कॉस्ट के, जिसका इम्पैक्ट कंपनियों के मार्जिन्स के ऊपर हमने आता हुआ देखा था। अभी का सिचुएशन कैसा है इनपुट कॉस्ट को लेकर? दूसरा, डिमांड अगर अच्छी है, इनपुट कॉस्ट नीचे आई है, तो ये मान के चले कि शायद ये क्वार्टर या 2 क्वार्टर कंपनियों के मार्जिन बेटर रहेंगे? तो कंपनी के मार्जिन तो लास्ट ईयर भी अच्छे थे, इस साल भी अच्छे हैं, क्योंकि सब्सिडी जो था काफी बढ़ा दिया गया था लास्ट ईयर। इनपुट्स का प्राइस जब कॉस्ट बढ़ गया था रॉ मटेरियल का ऑलमोस्ट 200-300%, तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी को भी 1.75 लाख करोड़ से बढ़ा के 2.25 लाख करोड़ कर दिया था। तो इसमें इम्पैक्ट तो कंपनियों का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा वो हमारा कंपेंसेट हो गया। और अभी जो प्राइस कम हो रहे हैं इसका बेनिफिट हम लोग फार्मर्स को दे रहे हैं। Okay. अभी हमने एफएससीटी में भी हमने 4000 रुपए पर टन से अपना मटेरियल का फर्टिलाइजर का प्राइस कम कर दिया। इसका बेनिफिट फार्मर्स को जा रहा है। हाँ। लेकिन अभी जो 23-24 का जो सब्सिडी है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो अगर वो गवर्नमेंट सब्सिडी को कम करती है दोबारा, तो जो हमारी जो एमआरपी है वो हमको मेंटेन रखना पड़ेगा, उसमें फर्दर रिडक्शन का कोई चांस नहीं रहेगा। ओके, तो किशोर सर, ये मतलब अभी क्या टू अर्ली टू से है कि मार्जिन की पिक्चर कैसी रहने वाली, क्योंकि सब्सिडी का नंबर आया नहीं है और आप प्राइस फर्दर रिड्यूस करे जा रहे हो, तो मार्जिन का पिक्चर क्या क्लियर नहीं है अभी? सर क्लियर नहीं है, लेकिन ऑलरेडी प्रपोजल फाइनलाइजेशन स्टेज में है, और हमको उम्मीद है कि अप्रैल एंड तक ये सब्सिडी भी डिक्लेयर हो जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस समय फिर हम लोग एमआरपी को स्टेबल कर देंगे। जी सर, एक और बज़वर्ड जो बना हुआ है फर्टिलाइजर स्पेस में वो है नैनो फर्टिलाइजर को लेकर। मैं दोनों चीज़ें क्लब करूंगा एक साथ। पहले तो आपके प्रपोजल्स किस तरह के हैं, आप इस पे कैसे काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और उसके अलावा जो खुद का कंपनी का फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर का केपेक्स प्लान है वो किस तरह का ईयर मार्क्ड है, कैसे अब तक हुआ है, क्या कैपेसिटीज पे कामकाज कर रहे हो आप?
तो नानो फर्टिलाइजर ऐसा है कि अभी जो इफ्को नानो यूरिया बना रहा है, उसका हम मार्केटिंग करने के लिए नानो यूरिया के लिए उसे हमने एमओयू साइन किया है और हम लोग इसकी मार्केटिंग करेंगे। ओके। लेकिन फिलहाल नानो यूरिया एफएससीटी बनाएगा, इसका कोई रोड मैप नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, जो कैपेक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग एक नया फर्टिलाइजर प्लांट लगा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी है 5 लाख टन बनाने की। तो ये प्लांट 2024 में तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारा टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगा 15 लाख मेट्रिक टन। अभी हम लोग 10 लाख मेट्रिक टन बना रहे हैं और इसमें 5 लाख टन का बढ़ोतरी हो जाएगा 2024 के अंत तक। तो ये पोजीशन है कैपेक्स की, हमारे कैपेसिटी की। और सर अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस तरह का है कंपनी का? अभी सर कंपनी की जो नेम प्लेट कैपेसिटी है वो 8,33,000 टन है, लेकिन हम लोग 10 लाख टन बना रहे हैं। 10 लाख से 11 लाख टन तक बनाते हैं, तो ऑलमोस्ट 120-130% कैपेसिटी में हम लोग प्लांट चला रहे हैं। और एवरेज सर कंपनी का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो किस तरह का है? 120% कैपेसिटी है एवरेज? एवरेज, यस। ओह, अच्छा, एक और चीज सर, किशोर सर, ऑन एंड ऑफ अक्सर ये बात उठती रहती है किसी भी बड़े पीएसयूज के लिए जिनके पास असेट बहुत ज़्यादा है। तो फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर ऑब्वियसली बात है, एक बड़ा लैंड पार्सल ओन करता है। तो जैसे बाकी पीएसयू कंपनीज की तरफ से डीमर्जर हुआ है लैंड एसेट का, अलग से उसको लिस्ट कराया है, क्या कोई प्लान ऐसा कंपनी भी प्लान कर रही है? नहीं सर, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास जो सरप्लस लैंड था वो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ केरला को दे दिया है। ओके। उससे जो पैसा आया है उसी से हम नया फर्टिलाइजर प्लांट लगा रहे हैं। ये नया फर्टिलाइजर प्लांट लगाने के लिए हम कोई बैंक से बोरोइंग नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारा लैंड सेल हुआ था, जो उसका पैसा आया, उसी से नया फैक्ट्री लग रहा है। ओके, तो ये FY20 वाला लैंड डील जो हुआ था उसके बाद आप इसका सेटअप कर रहे हो, क्योंकि कंपनी के पास एडिशनल और कोई लैंड भी है, क्योंकि लैंड एसेट तो बहुत बढ़िया है फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर के पास, या कोई और लैंड एसेट मोनेटाइजेशन जो कंपनी ने प्लान कर रखा हो? नहीं सर, फॉर 23-24 के लिए ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारे पास अभी, क्योंकि जो हमारे पास जो लैंड है उसमें नया प्लांट लग रहा है। और खाली प्लांट ही नहीं लग रहा है, दूसरे जो सुविधा चाहिए, जो फॉस्फोरिक एसिड टैंक बनाना है, सल्फरिक एसिड टैंक बनाना है, उस अमोनिया टैंक बनाना है, वो सब का भी काम चल रहा है। उसके लिए भी काफी साइज में लैंड चाहिए। तो अभी हमारे पास जो लैंड बैंक है वो हमारे खुद के काम में आने वाला है। जी सर, वॉल्यूम का नंबर पे मैं एक बार आपसे और टिप्पणी पूछना चाहूंगा कि वॉल्यूम की फर्स्ट हाफ की सिचुएशन बेटर साइड पर थी, सेकेंड हाफ की सिचुएशन का अभी कैसा नंबर रहने का एक आकलन आप लगा रहे हो? और कंसीडरिंग जो मॉनसून का नंबर है, इससे क्या पिकअप वॉल्यूम का रहेगा रबी की सीजन के बाद? सर अभी जो है, देखिए अभी खरीफ सीजन चल रहा है, जो अप टू सितंबर हमारा टारगेट है 5 लाख टन बेचने का, और 5 लाख टन बनाने का और 5 लाख टन बेचने का। और जो रबी का सीजन आएगा अक्टूबर से मार्च तक का, उसमें भी हमारा टारगेट 5 लाख टन का है। तो टोटल 10 लाख टन का हमारा प्रोडक्शन और सेल्स का टारगेट है। उसके ऊपर हम लोग टारगेट बना रखे 5 लाख टन इंपोर्ट करके बेचने का। तो इस साल हम लोग 15 लाख टन माल बेचेंगे। ओके सर, जो कंपनी के बाय प्रोडक्ट सेगमेंट है, स्पेशली फर्टिलाइजर पे तो हमने बात की, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट सेगमेंट है उसकी ग्रोथ किस तरह की देखने को मिली है सो फार, और गोइंग फॉरवर्ड वहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन आप लगा रहे हो? क्या जो नए प्लांट्स लग रहे हैं उसमें ये पार्ट भी कवर होगा, यहाँ से भी कुछ केपेक्स ऐड हो, यहाँ पे भी कुछ वॉल्यूम ऐड होंगे? समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते सर, जो बाय प्रोडक्ट नाइट्रिक एसिड, जिप्सम या सल्फ्यूरिक एसिड वाला सेगमेंट है, तो क्या इसमें भी फर्दर एडिशन आएगा नई कैपेसिटी ऐड होने के बाद? नहीं सर, देखिए हमारे पास एक दूसरा प्लांट है, उसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल प्लांट। वो हम लोग कैप्सूल बना रहे हैं। तो वहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, लाइक सोडा एस हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, वो सभी बिक रहा है। वो हमारा 50,000 टन का कैपेसिटी है। वो प्लांट को हमने चला दिया था लास्ट ईयर, और इस साल भी हम उसको 100% कैपेसिटी में चला रहे हैं। उसका जो बाई प्रोडक्ट आएगा उसका मैक्सिमम लिमिट पे काम हो रहा है, मतलब 100% कैपेसिटी में सब प्लांट चल रही है। जो पेट्रोकेमिकल प्लांट है वो भी 100% कैपेसिटी में चल रहा है। उसके बाई प्रोडक्ट जितने बनते हैं, 4,000-5,000 टन जो बनता है, वो बिकेगा। ओके, एक और चीज सर, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए क्या कोई ऐसा कंस्ट्रेंट या कोई ऐसा कंसर्न जो कंपनी फेस कर रही हो, या लग रहा हो कि हाँ ये एक कंसर्न हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, एक्सपेंडिचर साइड पर या इनपुट कॉस्ट साइड पर या वॉल्यूम साइड पर या कोई कंपटीशन साइड पर जो कंपनी फेस कर रही हो? नहीं सर, कंपटीशन तो देखिए रहता है। ये कंपनी 75 साल से एग्जिस्टेंस में है। अभी हम लोग 75वां साल बना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। तो कंपनी का जो ब्रांड इमेज है, जो हमारा जो ब्रांड है फैक्टम फास्ट, वो एकदम प्रीमियम ब्रांड है पूरे साउथ इंडिया में। ये कंपनी ऐसी है जो कि कैश एंड कैरी में माल बेचती है, और कंपटीशन होने से भी हमारा माल प्रीमियम है। माल का प्राइस थोड़ा ज्यादा होने से भी हमारा माल का डिमांड बहुत अच्छा है और वो माल बिक जाता है। तो हमको ऐसा कोई थ्रेट अभी तक है नहीं।
सर लास्टली जो कंपनी ने मतलब क्योंकि जो केपेक्स प्लान किया हुआ है एग्जिस्टिंग FY20 की लैंड बैंक सेल करने के बाद, क्या कुछ ओवररन या कॉस्ट वाइज कोई और फर्दर कॉस्ट की बातचीत यहाँ पर, कोई नई पूंजी उठाना, क्योंकि जिस तरह का केपेक्स कंपनी प्लान कर रही है इतना मेजर, इसके लिए फंडिंग पूरी FY20 की लैंड से हो रही है या फिर कुछ और रकम की भी जरूरत पड़ेगी कंपनी को? नहीं सर, देखिए, जो हमारे जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो मेजर जो काम है, वो हमारा LHT के कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उसमें कॉस्ट एस्केलेशन का कोई स्कोप नहीं है। तो जो जो रेट में काम दिया गया था, पार्टी को उसी रेट में कंप्लीट करके देना है। तो क्योंकि LHT के कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रोविजन होता नहीं है प्राइस एस्केलेशन का, तो हमारा कोई कॉस्ट ओवररन होने वाला नहीं है। जितना में हमने काम दिया है, काम उतना में खत्म हो। एक और चीज़ सर, किशोर सर, एक बड़ी उम्मीदें बन जाती हैं क्योंकि जो स्टॉक प्राइस है कंपनी का, वो बहुत बढ़िया रिटर्न देखे गया है हाल फिलहाल में। तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनके मन में काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती है कि स्टॉक में ऐसा अच्छा मूव आ रहा है, मैनेजमेंट सामने बैठा है। तो आप क्या कहना चाहोगे, जो निवेशक आपके साथ निवेशित है, जो ऑलरेडी अच्छा रिटर्न पा भी रहे हैं, अच्छी ग्रोथ देख भी रहे हैं, क्या उम्मीदें लगा के चले हो फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रेवनकोर से? फर्टिलाइजर के पूरे कंपनी के बारे में, पूरे इंडस्ट्री के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ FACT के बारे में बोल सकता हूँ कि उनकी जो उम्मीद है वो बरकरार रहेगी और कंपनी उससे भी अच्छा रिटर्न देने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और नंबर से बातचीत करने के लिए, विस्तार पूर्वक कंपनी के डेवलपमेंट्स पे चर्चा करने के लिए, और शुभकामनाएं आने वाले क्वार्टर्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया मॉनसून और बढ़िया डिमांड आप पिक करते हुए दिखाई पड़ो। एक बार फर्टिलाइजर एंड केमिकल